हेलो बच्चों, वागलेश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की बुक स्पर्श के लेसन तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र इस लेसन की रीडिंग करेंगे। इस लेसन के लेखक प्रहलाद अग्रवाल हैं। बच्चों, इस पाठ में लेखक प्रहलाद अग्रवाल ने फिल्म तीसरी कसम के बारे में लिखा है। वे बताते हैं कि यह फिल्म कितनी खास थी, क्योंकि इसे कवि और गीतकार शैलेंद्र ने बनाया था। शैलेंद्र ने फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम को इतनी ईमानदारी से पर्दे पर उतारा कि वह हिंदी सिनेमा की एक बेहतरीन और हमेशा याद रखी जाने वाली फिल्म बन गई। इस पाठ में लेखक यह भी बताते हैं कि अच्छी फिल्म बनाना कितना मुश्किल काम है। तीसरी कसम बढ़िया होने के बावजूद इसे रिलीज करने वाला कोई नहीं मिल रहा था, क्योंकि यह पैसा कमाने वाली फिल्मों से अलग थी। इसमें राज कपूर ने अपने करियर का सबसे शानदार अभिनय किया था और हीरोइन वहीदा रहमान का काम भी लाजवाब था। कुल मिलाकर यह पाठ शैलेंद्र के कवि मन, राज कपूर के बेहतरीन अभिनय और इस फिल्म की सादगी और सच्चाई की तारीफ करता है, जो इसे बाकी कमर्शियल फिल्मों से अलग बनाती है। तो चलिए अब लेसन पर चलते हैं। राज कपूर की फिल्म संगम बहुत ज्यादा हिट हुई, जिससे उन्हें बहुत हिम्मत और भरोसा आ गया। इसी जोश में उन्होंने एक साथ 4 फिल्में बनाने का ऐलान कर दिया। मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त और सत्यम शिवम सुंदरम। मगर जब 1965 में उन्होंने मेरा नाम जोकर पर काम शुरू किया, तो शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इस फिल्म का सिर्फ एक हिस्सा बनाने में ही उन्हें पूरे 6 साल लग जाएंगे। इन 6 सालों के दौरान जब राज कपूर मेरा नाम जोकर बना रहे थे, तब उनकी कई दूसरी फिल्में रिलीज हुई। इनमें से एक थी कवि शैलेंद्र की तीसरी कसम, जो 1966 में आई थी। इस फिल्म में राज कपूर ने अपने जीवन का सबसे बेहतरीन रोल निभाया। इतना ही नहीं, तीसरी कसम एक ऐसी फिल्म थी जिसने हिंदी साहित्य की एक बहुत ही इमोशनल कहानी को पर्दे पर पूरी सच्चाई के साथ दिखाया। इसे सिर्फ फिल्म नहीं, बल्कि पर्दे पर लिखी हुई एक कविता माना गया। तीसरी कसम शैलेंद्र के जीवन की पहली और आखिरी फिल्म थी। इसे राष्ट्रपति स्वर्ण पदक, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन का सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड और मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में भी पुरस्कार मिला। हर तरफ इसकी कलाकारी की बहुत तारीफ हुई। इस फिल्म में शैलेंद्र की भावनाएं और संवेदनशीलता पूरी तरह झलकती थी। इसे देखकर लगता था कि ऐसी फिल्म सिर्फ एक सच्चे कवि के दिल वाला इंसान ही बना सकता है। शैलेंद्र ने कई बार राज कपूर की फिल्मों के लिए गाने लिखकर उनकी भावनाओं को आवाज दी थी। इसलिए राज कपूर ने भी अपने गहरे दोस्त शैलेंद्र की इस फिल्म में बिना कोई फीस लिए और पूरे मन से काम किया। शैलेंद्र ने बताया है कि जब वह राज कपूर को तीसरी कसम की कहानी सुनाने गए, तो राज कपूर ने बड़े उत्साह से काम करने के लिए हाँ कर दी। पर फिर उन्होंने मजाक में थोड़ी गंभीरता दिखाते हुए कहा, मेरी फीस अभी एडवांस में देनी होगी। शैलेंद्र को लगा कि इतने पुराने दोस्त होकर राज कपूर ऐसा क्यों कह रहे हैं। जब उन्होंने शैलेंद्र का उतरा हुआ चेहरा देखा, तो मुस्कुराते हुए कहा, निकालो 1 रुपया, यही मेरी पूरी एडवांस फीस है। राज कपूर की इस दोस्ताना मस्ती को शैलेंद्र जानते थे, लेकिन शैलेंद्र फिल्म बनाने के मामले में बिल्कुल नए थे और उन्हें बिजनेस की समझ नहीं थी। इसलिए एक सच्चे दोस्त की तरह राज कपूर ने शैलेंद्र को यह कहकर सावधान भी किया था कि यह फिल्म फ्लॉप हो सकती है। पर शैलेंद्र तो एक आदर्शवादी और भावुक कवि थे। उन्हें दौलत या शोहरत से ज्यादा खुद की संतुष्टि प्यारी थी। यह बहुत दुख की बात है कि तीसरी कसम जैसी बेहतरीन फिल्म को भी सिनेमा घरों में दिखाने के लिए मुश्किल से कोई डिस्ट्रीब्यूटर मिला। हालांकि इसमें राज कपूर, वहीदा रहमान जैसे बड़े स्टार थे। शंकर जयकिशन का सुपरहिट संगीत था और गाने भी रिलीज से पहले ही बहुत पॉपुलर हो चुके थे। फिर भी इसे खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं था। दरअसल इस फिल्म की भावनाएं इतनी गहरी थी कि सिर्फ मुनाफा कमाने वाले लोग इसकी कीमत नहीं समझ पाए। इसमें जो करुणा थी, उसे पैसों के तराजू में नहीं तोला जा सकता था। इसलिए जब यह फिल्म बहुत मुश्किल से रिलीज हुई, तो इसका ज्यादा प्रचार भी नहीं हुआ। यह फिल्म कब आई और कब सिनेमा घरों से उतर गई, किसी को पता ही नहीं चला। ऐसा नहीं था कि शैलेंद्र फिल्म इंडस्ट्री में 20 साल रहने के बावजूद यहाँ के नियम कायदों को नहीं जानते थे, लेकिन वह इन सब में फंसकर अपनी इंसानियत और अच्छाई नहीं खो पाए। एक बार की बात है
फिल्म श्री 420 के मशहूर गाने प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, इस गाने में शैलेंद्र ने एक लाइन लिखी थी, रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां। इस पर संगीतकार जय किशन को ऐतराज था। उन्हें लगा कि लोग 4 दिशाएं तो समझते हैं, 10 दिशाएं नहीं। लेकिन शैलेंद्र ने अपनी लाइन बदलने से साफ मना कर दिया। उनका पक्का मानना था कि दर्शकों की पसंद का बहाना बनाकर हमें उन पर हल्की चीजें नहीं थोपनी चाहिए। एक कलाकार का काम यह भी होता है कि वह लोगों के स्वाद को बेहतर बनाने की कोशिश करे, और उनका यह विश्वास सही भी साबित हुआ, क्योंकि उनके लिखे हुए बेहतरीन गाने सुपरहिट साबित हुए। शैलेंद्र ने कभी दिखावटी या बनावटी तरीका नहीं अपनाया। उनके गाने दिल को छूने वाले होते थे, मुश्किल नहीं। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, इस गाने के जैसा सिर्फ शैलेंद्र ही लिख सकते थे। उनके गीतों में शांत नदी जैसा बहाव और समुद्र जैसी गहराई थी। यह खूबी उनकी जिंदगी में भी थी, और यही बात उन्होंने अपनी फिल्म तीसरी कसम बनाकर भी साबित कर दी। फिल्म तीसरी कसम उन गिनी चुनी फिल्मों में से एक है जिसने कहानीकार की साहित्यिक रचना के साथ पूरी तरह से न्याय किया। शैलेंद्र ने राज कपूर जैसे बड़े स्टार को कहानी के सीधे साधे किरदार हीरामन में पूरी तरह ढाल दिया। फिल्म में राज कपूर की स्टार वाली पहचान कहीं भी हीरामन के ऊपर हावी नहीं हुई। इसी तरह सस्ती छीट की साड़ी पहनी हुई हीराबाई के रूप में वहीदा रहमान ने भी अपनी स्टारडम को भुलाकर शानदार काम किया। जब कजरी नदी के किनारे बैठा हीरामन गाना गाते हुए हीराबाई से पूछता है, मन समझती है ना आप, तब हीराबाई अपनी जुबान से नहीं बल्कि आंखों से जवाब देती है। इस पल की भावना को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तीसरी कसम ऐसी ही छोटी छोटी बारीक भावनाओं से भरी हुई थी। उदाहरण के लिए गाना गाते हुए मस्ती में झूमता हुआ गाड़ीवान हीरामन, चलत मुसाफिर मोहलियो रे पिंजड़े वाली मुनिया, हीराबाई के जाने पर उसकी टप्पर गाड़ी के पीछे दौड़ते बच्चों का झुंड जो गाता है, लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया। एक सीधा साधा गाड़ीवान जो एक नौटंकी वाली में भी अपनापन ढूंढ लेता है। गरीबी में गुजर बसर कर रहे लोगों के सपने और खुशी के पल, ये सब फिल्म को बहुत खास बनाते हैं। लेखक कहते हैं कि हमारी फिल्मों की सबसे बड़ी कमी यह है कि उनमें आम लोगों की जिंदगी और संस्कृति की झलक कम होती है। वे असल जिंदगी से कटी हुई लगती हैं। अगर फिल्मों में कोई दुख भरी घटना दिखाई जाती है तो उसे बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। दुख को इतना भयानक बना देते हैं कि दर्शक इमोशनल होकर रोने लगे, ताकि उनका भावनात्मक शोषण किया जा सके। लेकिन तीसरी कसम की खासियत यह थी कि वह दुख को भी बहुत ही साधारण तरीके से और जिंदगी के असली हिस्से के रूप में दिखाती है। लेखक शैलेंद्र को सिर्फ गीतकार नहीं बल्कि कवि कहते हैं। इसकी वजह यह है कि वह फिल्म इंडस्ट्री की चमक दमक में रहते हुए भी नाम और पैसे की लालच से दूर थे। जो सच्चाई उनकी जिंदगी में थी वही उनके गानों में भी थी। उनके गानों में सिर्फ दुख ही नहीं होता था, बल्कि मुश्किलों से लड़ने की प्रेरणा भी होती थी, और वह रास्ता भी होता था जिस पर चलकर मंजिल तक पहुंचा जाता है। उनका मानना था कि दुख इंसान को हराता नहीं है बल्कि आगे बढ़ने का हौसला देता है। शैलेंद्र ने अपनी गहरी भावनाएं पूरी तरह से तीसरी कसम को दे दी थी। मुकेश की आवाज में उनका लिखा ये गाना तो कमाल का बन गया। सजनवा बैरी हो गए हमार, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भाग ना बाँचे कोई, सजनवा बैरी हो गए हमार। अभिनय के मामले में तीसरी कसम राज कपूर की जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्म है। राज कपूर, जिन्हें कला के जानकार आंखों से बात करने वाला कलाकार मानते हैं, इस फिल्म में मासूमियत की हद को छू लेते हैं। राज कपूर ने इस फिल्म में जितनी जान डाली है उतनी जागते रहो में भी नहीं डाली, जबकि उस फिल्म में भी उनके अभिनय की बहुत तारीफ हुई थी। तीसरी कसम वह फिल्म है जहां राज कपूर सिर्फ एक्टिंग नहीं करते बल्कि वह हीरामन के किरदार में पूरी तरह से घुल मिल जाते हैं। वह एक शुद्ध देहाती भोला भाला गाड़ीवान बन जाते हैं जो सिर्फ दिल की बात समझता है, दिमाग की नहीं।
उसके लिए प्यार के सिवा और किसी चीज का कोई मतलब नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि तीसरी कसम उस समय बनी जब राज कपूर एशिया के सबसे बड़े शोमैन बन चुके थे और उनकी अपनी पहचान एक कहानी बन चुकी थी। फिर भी इस फिल्म में उनका वह बड़ा स्टारडम वाला व्यक्तित्व कहीं नहीं दिखता। वह पूरी तरह से हीरामन की आत्मा में समा गए हैं। वह हीराबाई की मीठी बातों पर मोहित होता है, उसकी भोली सूरत पर जान लुटाता है और हीराबाई की थोड़ी सी नाराजगी पर दुखी होकर संघर्ष करने लगता है। वह सच्चे अर्थों में हीरामन बन गए थे। फिल्म तीसरी कसम की पटकथा यानी स्क्रीन प्ले खुद मूल कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने तैयार की थी। इसलिए कहानी की छोटी छोटी और बारीक बातें भी फिल्म में हूबहू उतर आईं। तो बच्चों, ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू।